Okay, students, welcome again. Today we are discussing about limitations of Ohm's law. Limitation of Ohm's law का मीनिंग है कि Ohm's law में क्या कमियां हैं. अब ये Ohm's law को यदि आप स्टडी करें तो आप देखते हैं कि Ohm's law के अंदर B is proportional to I. That means electric potential is directly proportional to current. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो जो ग्राफ है V और I के बीच में वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. स्ट्रेट लाइन आती है इंक्लाइंड लाइन के तौर पे. बट जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उस करंट की वजह से वो कंडक्टर हीटेड हो जाता है. हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर के अंदर और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. जब टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर का तो ये जो ग्राफ है V और I के बीच में ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ये थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है. और ये जो कर्व हो जाना ग्राफ का, दैट मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ गया तो पोटेंशियल और करंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे. और जो ग्राफ है वो अब लीनियर ग्राफ नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा. लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहा. तो आपके पास यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक ग्राफ हमने I और B के बीच में प्लॉट किया है. यदि जो नॉर्मल कंडीशन में ग्राफ होगा वो होगा OA, स्ट्रेट लाइन, जब ओम्स लॉ ओबे होगा. लेकिन जैसे हम करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर में से तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और ग्राफ फिर OA की तरह नहीं रह जाता है, फिर OB की तरह हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है. ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है. और हम कई केसेस में ऐसा भी देखते हैं कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जैसे मैंने यहाँ B नॉट कहा है, B नॉट तक कोई करंट नहीं होता. जब वोल्टेज की वैल्यू B नॉट से ज़्यादा होगी तभी करंट दिखाई देगा हमें सर्किट के अंदर. ये हमने ओम्स लॉ के अंदर नहीं पढ़ा था. हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के. जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा करंट बढ़ता जाएगा. लेकिन हम शुरू में देखते हैं कि अप टू पोटेंशियल B नॉट कोई करंट नहीं है. तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. और हमने ऐसा भी पढ़ा है सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो डिवाइसेस हैं सेमीकंडक्टर, हम लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे. ये ऐसे सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर से जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, थायरिस्टर्स हैं. उनके बीच में जो ग्राफ है B और I का, वो आपको ये जो तीसरा ग्राफ मैंने यहाँ प्लॉट किया है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा तीसरे ग्राफ के अंदर. तो आप इसको भी देख सकते हैं. तीसरे ग्राफ के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो B और I के बीच में ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो ये लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, जिनको क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि यदि फिजिकल कंडीशन सेम रहें तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है. लेकिन इन तीन ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है पोटेंशियल के. यदि टेम्परेचर बढ़ जाए और कुछ केस के अंदर तो इवन पोटेंशियल B नॉट तक, यदि पोटेंशियल B नॉट हो तब भी करंट जीरो रहता है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है पोटेंशियल और करंट के बीच में वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो ये भी एक इसका लिमिटेशंस है. इसको आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है. इसके बाद यदि हम जाएं तो हम देखते हैं कि ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, सो डिवाइसेस विच ओबेज ओम्स लॉ, उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं और ओहमिक सर्किट कहते हैं. जैसे ऐसी सर्किट जिसमें ओम्स लॉ ओबे होता है उनको ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं मेटल्स हैं या रजिस्टर्स हैं. और ऐसे डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ है ना इज नोन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस. और वो डिवाइसेस हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं जो या थायरिस्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. वो डिवाइसेस जो हैं वो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करते, इसलिए नॉन ओमिक डिवाइसेस उनको कहते हैं. सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप. इसके बाद हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल जो है, हमने कुछ फार्मूले पढ़े हैं
मैं उन फार्मूलेज को आज एक बार फिर से आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टॉ। ये हमने रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला निकाला था इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये जो E है, ये m और E जो है, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो टॉ है देखिए, दिस टॉ, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बताई थी कि रिलैक्सेशन टाइम होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव करते हैं, कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, तो वो आयंस के साथ टकराते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन चला, वो आयन के साथ टकराया, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। फिर से वो एक्सीलरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर से भागेगा, फिर से टकराएगा। ये जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है, जब टकराया फिर दौड़ा फिर टकराया, ये जो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये मैंने इस चीज को आपको बताया है। तो इसका मतलब है ये जो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर के साथ जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? सिर्फ n के ऊपर, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन जब ये जो सर्टेन कंडक्टर्स हैं, इनके लिए n की वैल्यू टेम्परेचर के साथ नहीं वेरी करती है, तो सिर्फ टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम वेरी करता है। अब इसको अंडरस्टैंड करना है आपने अच्छी तरह से। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, मोशन है, वो बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की मोशन बढ़ती जाएगी तो फिर उनके जो कोलिजन होंगे आपस में आयंस के साथ, वो कोलिजन क्या होते जाएंगे? वो बढ़ते जाएंगे, उनके कोलिजन इंक्रीज करेंगे, वो ज्यादा कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका, आयंस के साथ उनका कोलिजन ज्यादा होगा। अब जब ज्यादा कोलिजन होगा तो इसका मतलब है कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई है। जब कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। अब इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? यहाँ पे देखें आप, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई? रेजिस्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि उल्टे अनुपात में है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप टेम्परेचर, कंडक्टर के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब है रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिल रहा है आज, कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे कंडक्टर का तो बढ़ जाता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कुछ आपके पास मेटल दिए हैं, कंडक्टर्स दिए हैं, इंसुलेटर दिए हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बताई गई है। तो यदि आप इसको देखें, आपके पास ये कंडक्टर दिया गया है, यहाँ पे कौन कौन सा कंडक्टर दिया है? सिल्वर, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ये एक टेबल है बुक के अंदर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और जैसे जैसे आप कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ब्रास, आयरन, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन ये अलॉय हैं, नाइक्रोम, मरकरी। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁸, देखो 10⁻⁸ तो सबका है, तो 1.6, 1.79, 2.8, जैसे जैसे ऊपर से नीचे को आ रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की है। तो इसका मतलब है सिल्वर जो है वो सबसे कम रेजिस्टेंस शो करता है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन शो करता है? नाइक्रोम शो करता है। ठीक है। और सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, अब घरों में जो हम बिजली की तारें बनाते हैं वो एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं,
हम कॉपर की भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, कॉपर की थोड़ी कॉस्टली होती है। सिल्वर की हम इसलिए नहीं करते हैं, सिल्वर इज वेरी वेरी कॉस्टली। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी आप देख रहे हैं कि ये कंडक्टर्स हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर विच यू कैन यूज, दैट इज सिल्वर। और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो आपको दिख रही है वो किसकी है, नाइक्रोम की है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। आपने ये एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, इनको सेमीकंडक्टर। इनकी रेजिस्टिविटी देख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। आप देखिए यहाँ 10 की पावर -5 था, पीछे वाले में कितना था, 10 की पावर -8। तो जो सेमीकंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी और ज्यादा है, 10 की पावर -5 बड़ी क्वांटिटी हुई 10 की पावर -8 से। तो रेजिस्टिविटी कार्बन की कंडक्टर से ज्यादा है। जर्मेनियम की 0.60, सिलिकॉन की 2300। ठीक है, तो आपने ये निकाली इनकी। इंसुलेटर्स, ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। आप देख लीजिए वुड 10 की पावर 13, मतलब 13 जीरो लगेंगी एक के बाद, इतनी रेजिस्टिविटी है। और उधर जो है वो -10 की पावर -5 में थी। तो आप देख सकते हैं ये इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो, जैसे मैंने बताया कि अब रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ क्या करती है, बढ़ती है। मान लो आपने कोई कंडक्टर लिया और उसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो आपने कंडक्टर लिया उसकी जो रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो नॉट है। कब, जब टेम्परेचर टी नॉट है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, रो इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। तो कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी कितनी, पहले थी रो नॉट, अब कितनी हो गई रो, तो रो माइनस रो नॉट। टेम्परेचर कितना चेंज किया, पहले था टी नॉट, अब कितना हो गया टी, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, टी माइनस टी नॉट हो गया। अब इसी तरह से ये जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, रो माइनस रो नॉट, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी, जैसे रो नॉट थी। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, इज इक्वल टू रो नॉट। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, इसको भी आप देख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपने लिखा, दोनों को कंबाइन किया ये यहाँ पे, चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट पहला फैक्टर इनटू चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। तो फिर जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रो नॉट बराबर लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर है रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू, ये अल्फा है, अब इसको आप प्रोपोर्शनलिटी नहीं पढ़ना, ये अल्फा है, अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ये जो अल्फा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बाकियों को आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ये जो अल्फा है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं, मतलब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ती है। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, या इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी रो माइनस रो नॉट, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी। ये पर यूनिट, यदि हम रो नॉट को 1 ले लें, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और टी माइनस टी नॉट को भी कितना ले लें, 1 यूनिट ले लें, तो अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट आ जाएगा। दैट इज, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की वैल्यू जो कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए पॉजिटिव होती है, मतलब कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। कंडक्टर पॉजिटिव होने का मतलब है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उनके लिए जो रेजिस्टिविटी है ये घटती है टेम्परेचर से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कम होती है। तो अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव हो। यदि मैं आपसे एक
क्वेश्चन पूछूं कि अल्फा की वैल्यू, आपके पास दो सब्सटेंस दिए गए हैं, एक के लिए अल्फा की वैल्यू 2.5 है और दूसरे सब्सटेंस के लिए -1.5 है, तो ये दूसरा सब्सटेंस कौन सा होगा और ये पहला सब्सटेंस कौन सा होगा? जिसके लिए +2.5 है वो कंडक्टर होगा और जिसके लिए -1.3 है या -1.5 है वो कैसा होगा? जिसकी नेगेटिव है वो कौन सा होगा? सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो आपके पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है नाइक्रोम के लिए। ग्राफ है देखिए स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इस तरफ को बढ़ेगा टेम्परेचर, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए फॉर एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इस तरफ को, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ लीनियर नहीं बढ़ती, यहाँ थोड़ा सा कर्व्ड है। यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर कम है, 0 है, बहुत मिनिमम है, तो रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आगे को बढ़ेगा, अब रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, मतलब घट रही है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। तो अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है। अब आप कुछ एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, ये एलॉयज हैं कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का मतलब है कॉपर है 60% इसमें और निकल है 40%। नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकल होता है, कॉपर होता है और क्रोमियम होता है। और एक और है हमारे पास मैंगनीन, जिसमें कॉपर 84% है और हमारे पास निकल जो है वो 12% है, 4% है, और एक और मैंगनीज जो है वो 12% है। अब ये जो क्वेश्चन आता है इसमें बहुत बार एग्जाम में कि जो नाइक्रोम है इट इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट्स ऑफ हीटर। आपने घरों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप विंटर एरिया में रहते हैं, तो जो आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक एलिमेंट लगाते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं वो एलिमेंट गर्म होता है, तारों वाला, नॉट रॉड वाला नहीं। रॉड एक तो आजकल चला है जो दूसरा जो पिलर हीटर है वो नहीं, जो दूसरे हीटर होते हैं हमारे पास उसमें हम रॉड लगाते हैं, उसमें तारें लपेटी होती हैं। तो वो तारें जो है वो किस चीज की बनी होती हैं? वो नाइक्रोम की बनी होती है। क्यों बनी होती हैं? वो इसलिए बनी होती हैं क्योंकि जो नाइक्रोम है इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हीट भी बहुत ज्यादा पैदा करेगा वो। एंड स्मॉल टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो बहुत कम है, मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ती घटती, मतलब वो चेंज इन रेजिस्टिविटी नहीं होती इसकी टेम्परेचर के साथ। तो इसलिए नाइक्रोम जो है वो मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस है इन ऑर्डर टू मेक द एलिमेंट्स ऑफ हीटर। और ये जो मैंगनीन है इनकी हम वायर्स बनाते हैं, इनका हम वायर्स बनाते हैं। कॉपर्स आर यूज्ड एज ए कनेक्टिंग वायर बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टिविटी, और कॉपर को हम कनेक्टिंग वायर के तौर पे यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टिविटी। तो आपने जो मैंने ये आपको सेंड किया है इसको आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो अभी तक जो हमने कंसेप्ट स्टडी किए हैं उन कंसेप्ट के आधार के ऊपर आपने उनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।